जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उच्चतम स्तर है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उच्चतम स्तर है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे चिंतनशील स्तर। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, चिंतनशील स्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को उदाहरण और गैर उदाहरणों के बीच अंतर करने का अवसर मिलता है। तो याद रख लीजिएगा, इनको मिलते हैं बौद्ध स्तर। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया कि रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। चलिए बताइएगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये किए जाते हैं आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है। तो याद रख लीजिएगा, व्याख्यान विधि जो शिक्षक केंद्रित विधि है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस आधार पर उचित है। चलिए बताइएगा आप। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस आधार पर उचित है। तो ये हो जाएंगे अधिगम परिणामों को अनुकूलित करना। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि करके सीखने वाले शिक्षार्थियों को क्या कहा जाता है। तो करके सीखने वाले शिक्षार्थियों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है शारीरिक गतिक शिक्षार्थी। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। तो ये प्रभावी होते हैं कब। तो आप बताएंगे शिक्षण की तैयारी के दौरान। ऑप्शन ए सही जवाब है, शिक्षण की तैयारी के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि चरित्र निर्माण जो है ये किसका परिणाम है। तो चरित्र निर्माण किसका परिणाम हो जाएगा। तो चरित्र निर्माण जो है ये हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी का। उपयुक्त सभी को हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो शोध प्रक्रिया का पहला चरण जो है यहां पे समस्या की पहचान है। ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा, सही जवाब समस्या की पहचान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि तत्काल समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं। तो तत्काल समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इन्हें कहते हैं क्रियात्मक शोध। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रियात्मक शोध। अगला क्वेश्चन दिया गया है।
क्वेश्चन क्या है कि शोध की किस विधि में स्वतंत्र चर में हेर फेर जो है किया जाता है। तो शोध की किस विधि में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके प्रयोगात्मक विधि में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रयोगात्मक विधि में होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि शोध नैतिकता में क्या शामिल नहीं है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि शोध नैतिकता में क्या शामिल नहीं है। तो शोध नैतिकता में जो है यहाँ पे क्या शामिल नहीं होगा, तो आप बताएंगे इसमें व्यक्ति परकता नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि साहित्यिक चोरी की अवधारणा किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो साहित्यिक चोरी की अवधारणा किससे संबंधित है। तो साहित्यिक चोरी की अवधारणा जो है यह संबंधित है दूसरों के कार्य का अनैतिक उपयोग से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि नए सिद्धांतों की खोज के लिए किस प्रकार के शोध का उपयोग किया जाता है। तो नए सिद्धांत की खोज के लिए किस प्रकार के शोध का उपयोग किया जाता है, तो याद रख लेंगे इसमें किए जाते हैं किस प्रकार के शोध का उपयोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे मौलिक शोध। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मौलिक शोध होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि परिकल्पना क्या है। चलिए बताइएगा आप कि परिकल्पना क्या होगा। तो परिकल्पना जो हो जाएगा ये आपके एक पुष्ट तथ्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि गुणात्मक शोध मुख्य रूप से कैसा होता है। तो गुणात्मक शोध मुख्य रूप से कैसा होता है, तो याद रखेंगे गुणात्मक शोध जो हो जाएगा ये आगमनात्मक शोध की जैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संदर्भ शैली एपीए का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो संदर्भ शैली एपीए का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार और अवलोकन का उपयोग करके डेटा एकत्र करना किस में मान्य है। तो ये मान्य हो जाएंगे क्षेत्रीय शोध में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, क्षेत्रीय शोध में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सच्ची शिक्षा क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो सच्ची शिक्षा क्या हो जाएगा, तो सच्ची शिक्षा जो होगा जो अज्ञान दूर करे वही होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आज की शिक्षा प्रणाली क्या बन गई है। चलिए बताएंगे आप कि आज की शिक्षा प्रणाली क्या बन गई है। तो आज की शिक्षा प्रणाली जो है नौकरी पाने का साधन बन गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किसका माध्यम होना चाहिए। चलिए बताइए। तो शिक्षा को किसका माध्यम होना चाहिए, तो याद रखेंगे शिक्षा को जो है किसका माध्यम होना चाहिए, तो आप बताएंगे चरित्र निर्माण और समाज सेवा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में अज्ञान शब्द का विलोम क्या है। तो गद्यांश में अज्ञान शब्द का विलोम हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ज्ञान हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संप्रेषण कब जो है विफल माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो संप्रेषण कब विफल माना जाता है, तो ये माने जाते हैं आपके कब, तो यदि भेजने वाला धीमा हो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि संप्रेषण में कौन से यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए। चलिए बताएंगे आप कि संप्रेषण में कौन से यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए। तो संप्रेषण में कौन यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाए हैं, तो केवल प्राप्तकर्ता। बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब है, केवल प्राप्तकर्ता हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है।
चलिए बताइएगा आप। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक होगा? तो प्रभावी संप्रेषण के लिए यहाँ पे आवश्यक क्या हो जाएगा? तो अर्थ की अस्पष्टता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अर्थ की अस्पष्टता होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में बाधा है? चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में बाधा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो शोर जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शोर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कक्षा संप्रेषण मूल रूप से कैसा होता है? तो कक्षा संप्रेषण मूल रूप से कैसा होता है? तो कक्षा संप्रेषण मूल रूप से जो है व्यवहारिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, व्यवहारिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल है? तो याद रखेंगे, गैर मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल है? तो गैर मौखिक संप्रेषण में जो है शारीरिक भाषा शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शारीरिक भाषा हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत व्यक्तित संप्रेषण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंत व्यक्तित संप्रेषण है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके दो व्यक्तियों के बीच बातचीत। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दो व्यक्तियों के बातचीत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि संप्रेषण में अर्थगत बाधाएं किसके कारण होती है? चलिए बताएंगे आप कि संप्रेषण में अर्थगत बाधाएं किसके कारण होती है। तो याद रख लीजिएगा, ये बाधाएं जो होती है, ये बाधाएं होती हैं आपके शब्दों की गलत व्याख्या के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शब्दों की गलत व्याख्या के लिए हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि संप्रेषण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक किसके लिए दी जाती है? तो संप्रेषण में प्रतिपुष्टि फीडबैक किसके लिए दी जाती है? तो याद रख लीजिएगा, ये दिए जाते हैं आपके प्राप्तकर्ता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्राप्तकर्ता के लिए दिए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।